एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं उन सभी औरतों से कहना चाहूँगी, लड़कों की चाह में लड़कियों की अबॉर्शन ना करवाएं। एक तो आपकी सेहत खराब होती है, दूसरा उस बच्चे का क्या कसूर होता है जो इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी सांसें छीन ली जाती है। इस बात के लिए मैं सभी औरतों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस तरह का कोई भी काम ना करें। आजकल तो लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर लड़कियों को जन्म देंगे और उसकी अच्छी परवरिश करेंगे और पढ़ाओगे, और वे लड़कों से ज़्यादा आपकी देखभाल कर सकती हैं, ये मेरा दावा है। आज की कहानी भी मेरी कुछ इसी तरह की है, जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। मेरी ननद एक नर्स थी। यूँ जब भी कोई डिलीवरी केस ननद के पास आता तो वह जल्दी मेरे पति के पास भागकर आती और कहती, भाई जल्दी चलो, नया केस आया है। तो मेरा पति इतना खुश हो जाता कि मुझे 3,000 रुपये देकर कहता, जाओ तुम शॉपिंग करने। मगर जब मेरा पति डिलीवरी करवा कर घर वापस आता तो बहुत थका हुआ होता था। मैं बहुत हैरान होती थी। एक दिन चुपके से नंद को डिलीवरी करवाते हुए देख लिया। मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा पति। मैं परेशान सी घर में इधर उधर टहल रही थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, जो मेरी ननद को लेकर रात के उस पहर बाहर गया हुआ था। मुझे परेशानी तो हो रही थी, वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया था, क्योंकि उनको गए हुए पूरे 4 घंटे हो चुके थे। मैं बार बार अपने पति को फ़ोन कर रही थी, मगर वह कॉल भी नहीं उठा रहा था। घबराहट के मारे मुझे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मैंने आज तक कभी अकेला नहीं रही थी। मेरी अभी भी नई नई शादी हुई थी और मेरी ननद के अलावा यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरी शादी से पहले ही मर चुके थे। उनकी 2 ही औलाद थी, एक मेरी ननद और एक मेरा पति। मेरी ननद की शादी अभी नहीं हुई थी। मेरी ननद औरतों की डिलीवरी करवाने जाया करती थी, इसलिए मेरा पति उसे लेकर गया हुआ था। लेकिन अभी तक वे दोनों घर वापस नहीं आए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। 4 घंटा से ऊपर बीत गया था और अब तक उन दोनों को आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब तक तो वो बहुत देर हो चुकी थी। नींद से मेरी आंखें भरने लगी थी। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला तो मेरा पति अंदर आता हुआ दिखाई दिया। मैंने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि वह तो मेरी ननद के कपड़ों में था। मुझे देखकर वह घबरा गया। पूछने लगा, तुम अभी तक सोई नहीं क्यों? मैंने कहा, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, मगर ये तो बताइए कि काजल कहाँ है और आपने उनके कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो मेरा पति मेरी बात को टालने वाले अंदाज में कहने लगा, असल में वो मेरे कपड़े फट गए थे, तो मैंने काजल के कपड़े पहन लिए थे। वैसे भी काजल हर केस के बाद नए कपड़े पहनती है, तो उसके उतरे हुए कपड़े मैंने पहन लिए हैं। सोचा कि रात को घर वापस जा रहा हूँ, कौन सा कोई मुझे देख लेगा। अपने पति की इस बात से मैं तसल्ली में हुई तो थी, मगर दोबारा से अपनी ननद के बारे में पूछा कि वह आपके साथ क्यों नहीं आई, तो कहने लगा कि वह थोड़ी देर के बाद आ जाएगी। मेरा पति लेट तो गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी नंद अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मैं खिड़की में जाकर खड़ी हो गई थी। आधे घंटे के बाद मैंने जो मंजर देखा, वह देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही हैरानी हुई थी। एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के आगे आकर रुकी थी। उस गाड़ी में से मेरी ननद को 2 औरतों ने सहारा देकर बाहर निकाला था। मैं अचानक अपनी ननद की हालत देखकर घबरा गई और अपने पति को जगाते हुए कहने लगी, आपकी बहन आ गई है, लेकिन वह ठीक नहीं है। जब तक हम दोनों बाहर पहुँचे, 2 औरतों ने काजल को सहारा देकर घर के अंदर तक लेकर आ गई थी। मेरा पति जल्दी आगे बढ़ा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह तो किसी औरत की डिलीवरी करवाने गई थी, वापसी पर खुद ऐसी बेहाल होकर आ गई थी। उसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने पति को कहा कि उनको अस्पताल लेकर चलते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। लेकिन वह कहने लगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। काजल डिलीवरी करवाने के बाद यूं ही थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती है। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वह आ जाएगा। मैं उनकी इस तरह की लापरवाही देखकर बहुत हैरान हो गई थी। उसकी बहन की इतनी बुरी हालत थी और ये अस्पताल ले जाने के बजाय डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, और ये परेशान भी नहीं लग रहा था, ऐसे जैसे कि कोई मामूली सी बात हो गई हो। मैंने देखा वह बाहर जाकर उन दोनों औरतों को कुछ पैसे दे रहा था। वह दोनों औरतों ने मेरे पति का धन्यवाद करते हुए वहाँ से वापस गाड़ी में चली गई थी। मैंने अपनी ननद की तरफ देखा तो मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन मेरा पति बड़ी तसल्ली में बैठा था, डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर के आते ही कहने लगा,
तुम ज़रा कमरे से बाहर चली जाओ, डॉक्टर साहब को देखने दो। मैं और मेरा पति कमरे से बाहर आ गए थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी चला गया। मेरे पति ने मुझे अपनी बहन के कमरे में जाने से मना कर दिया, जबकि मैंने बहुत कहा उनका तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके साथ सोने दो, हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। मगर वह कहने लगा कि नहीं, काजल को अकेले सोना पसंद है और तुम फिक्र ना करो, वह सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। उसने जो कहा था कि मेरी ननद सुबह तक ठीक हो जाएगी, और वह सच में ही सेहतमंद नज़र आ रही थी, जबकि रात को तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, जैसे वो मरने ही वाली हो। मगर मुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए सिर्फ 1-2 महीना हुआ था, मगर फिर भी मुझे अपनी ननद और अपने पति की हरकतें कभी कभी बहुत शक में डाल दिया करती थी, और उनकी हरकतें भी बहुत अजीब सी थी। मेरी शादी बिल्कुल अनजान जगह पर हुई थी, इसलिए मैं उन लोगों को इतने अच्छे से नहीं जान पाई थी। मैं अपने माँ बाप की आखिरी औलाद थी। मेरी बड़ी बहन की शादी के बाद वह दोबारा से 2 बच्चियों के साथ वापस हमारे घर पर ही आकर बैठ गई थी, क्योंकि उसका पति और सास दोनों ही उस पर जुल्म करते थे। मेरी बड़ी बहन की परेशानी की वजह से हर वक्त घर में हम लोग परेशान रहा करते थे, और ऐसी हालत में मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। मेरे माँ बाप मेरे रिश्ते के बारे में बहुत परेशान थे, और कई जगह पर बात बनते बनते बिगड़ गई थी। एक रिश्ते कराने वाली ने ये रिश्ता करवाया। उसने बताया कि उनका इकलौता बेटा है और सिर्फ एक ननद है। वह लोग भी अच्छे खाते पीते घर के हैं। तो मेरे माँ बाप ने सोचने और फैसला करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई, और मामूली सी छानबीन पर ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे माँ ने बताया कि तुम्हारी ननद एक है और तुम अपने घर में बिल्कुल अकेली हो। वह लड़का एक अच्छी कंपनी में मैनेजर का काम करता है। मैंने अपने माँ बाप के फैसले पर कोई भी एतराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप शादी कर ली और उनके घर में ब्याह कर चली आई। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन अचानक मेरी ननद को इमरजेंसी कॉल आ गई थी, तो मेरा पति मुझे यूं ही सेज पर छोड़कर अपनी बहन के साथ चला गया। उसने मुझसे कहा था कि जब मेरी बहन को केस के बारे में कॉल आती है तो हमेशा ही मैं उसे लेकर जाता हूँ। उस टाइम मैं तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए सो गई और मुझे पता ही नहीं चल सका कि मेरे सोने के बाद यहाँ पर क्या कुछ होता रहा। लेकिन आज तो 1 महीने के बाद जब मेरी ननद को दोबारा इमरजेंसी केस के लिए कॉल आई, तो ये सब जानकारी मेरी नज़र में आ गई थी। जब मेरी ननद कोई डिलीवरी करवा कर वापस आती थी तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। इसका मतलब तो यही था कि मेरी शादी वाले दिन भी उसकी तबीयत ख़राब हुई होगी, मगर मुझे ये पता नहीं चल सका था। और आज मुझे ये मालूम हो गया था, क्योंकि मैं जाग रही थी। मेरी ननद मुझे कहने लगी, असल में ये डिलीवरी वाला काम बहुत ही मेहनत वाला काम है, और मैं थोड़ी बीमार भी रहती हूँ, तो इसलिए मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। जिनके घर में ये काम करने जाती हूँ वह अपने नौकरों के साथ ही मुझे मेरे घर वापस भिजवा देते हैं। मैंने पूछा, तो फिर आप अपने भाई के साथ वापस क्यों नहीं आ जाती? तो काजल कहने लगी, तुम मुझसे ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रही हो, जैसे तुम कोई पुलिस वाली हो और मैं कोई चोर हूँ। तुम्हें मुझ पर ऐसा क्या शक हो गया है? नंद की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मुझे माँ ने शादी से पहले समझाते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी बहन पहले ही 2 बच्चों के साथ हमारे घर पर है। तुमने कोशिश करनी है अपनी ननद और अपने पति के दिल में अपनी जगह बना लो। कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देना, क्योंकि हम किसी तरह भी एक और बेटी का दुख को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने अपने माँ बाप की इस बात को पल्लू से बांध लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लौटकर अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरी ननद और मेरे पति का व्यवहार मुझसे तो अच्छा ही था, और वे दोनों बिना वजह मुझे रोकते टोकते तक नहीं थे, पाबंदियां भी नहीं लगाते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अचानक फिर से आधी रात को एक दिन मेरे पति के मोबाइल पर कॉल आई, और वह जल्दी उठ गया। कहने लगा, इमरजेंसी केस है, मुझे काजल को साथ लेकर जाना होगा। वह अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वे दोनों घर से बाहर चले गए, और मैं सोचती रह गई, आखिर इमरजेंसी केस रात के टाइम ही क्यों आता है? ये तीसरी बार था उन्हें इमरजेंसी केस का कॉल रात के टाइम ही आया था, और दिन के टाइम तो मैंने आज तक उन्हें कहीं भी जाते हुए नहीं देखा था। मेरा पति मुझे समझा कर गया था कि मैं उसके इंतज़ार में जागती ना रहूं, क्योंकि मुझे देर हो जाएगी, तुम सो जाना। लेकिन मैं एक अच्छी पत्नी की तरह उसका इंतज़ार कर रही थी। वह ठीक ठाक घर लौट आए, तभी मैं सोने के लिए कमरे में जाऊं। करीब 4 घंटे बीत चुके थे, लगभग सुबह हो चुकी थी, बस कुछ ही देर बाकी थे।
फिर से वही सब कुछ हो गया था। मेरे पति को मैंने आज अकेले ही आते देखा था। उसने आज फिर से काजल के कपड़े पहन रखे थे। मुझे ये बात अजीब लगा था कि चलो उस दिन तो मैंने मान लिया था कि उसके कपड़े फट गए होंगे, तो वह अपनी बहन के कपड़े पहनकर घर वापस आ गए थे। लेकिन आज भी वही सब कुछ हुआ था। वह मुझे देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सो जाओ, तुम क्यों जाग रही हो। मैं उन कपड़ों के बारे में पूछना ही नहीं चाहती थी। उसने गुस्से की वजह से मैं चुप हो गई थी और कुछ भी ना पूछा। न जाने क्यों मुझे ये एहसास हो रहा था, शायद इसलिए उसने मुझे डांटा होगा और गुस्सा किया होगा कि मैं उनके उन कपड़ों के बारे में कोई सवाल ना करूं। आधे घंटे के बाद मेरी ननद भी लड़खड़ाते हुए दो औरतों के सहारे से बड़ी सी गाड़ी में निकलकर घर के अंदर आ गई थी। आज भी काजल की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी उसने डॉक्टर को बुलाया जो उस दिन आया था। वह डॉक्टर मेरा पति और मेरी ननद काजल, वह तीनों एक ही कमरे में थे और मैं कमरे के बाहर खड़ी थी तो अचानक मेरे कानों में डॉक्टर की आवाज़ आई और मैं चौंक पड़ी। वह मेरी ननद से कह रहा था कि अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी भाभी है ना, तुम उसे ये काम क्यों नहीं करवाती। मैं हैरान होकर अंदर झांका तो वह मेरी ननद को इंजेक्शन लगा रहा था। बार बार उसे ये कह रहा था कि तुम अब ये काम मत करो, तुम्हारी सेहत जवाब दे रही है। अब अपनी भाभी को ये काम सौंप दो। अब ये काम तुम नहीं कर सकती, तुम्हारी सेहत जवाब दे रही है। मैं परेशान हो गई। ये डॉक्टर क्या कह रहा है, उसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। भला ये काम मैं कैसे कर सकती थी। मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया था, तो एक दाई थी और मैं तो बिल्कुल उसकी जगह ये काम नहीं कर सकती थी। डॉक्टर बाहर निकला तो मेरे तरफ गहरी नज़र से देखते हुए मेरे पति को अपने साथ जाने को इशारा करके वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसकी बात मेरे कानों में पड़ी थी। वह मेरे पति से भी यही कह रहा था कि अब अपनी बहन को छोड़कर अपनी पत्नी से ये काम करवा लो, फ़ायदे में रहोगे। मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई थी। डॉक्टर का तो दिमाग ख़राब हो गया था। ये कैसी बातें कर रहा था। खैर मैंने इस बात को जाने दिया, लेकिन मुझे इस बार शक हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या समस्या है। मेरा पति जाता तो अपने कपड़ों में था, लेकिन जब वापस आता तो उसने मेरी ननद के कपड़े पहने होते और ये काम अब हर महीने होता था। कभी कभी अचानक ही रात को मेरे पति को कॉल आ जाती थी और इमरजेंसी का कहकर वह अपनी बहन को लेकर चला जाता और फिर से वही सारी कहानी दोहराई जाती थी। लेकिन अब तो मुझे शक हो चुका था कि 4 महीने बीत चुके थे और मुझे अभी तक उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया था। वह दोनों ही केस के बारे में जाते थे, मगर कहाँ पर जाते और क्या करने जाते हैं मुझे तो उन्होंने कभी बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी थी और ना ही मैंने कभी पूछा था। लेकिन अब दिन ब दिन मुझे भी शक हो रहा था और मुझे न जाने क्यों ऐसे लग रहा था ये समस्या कुछ और ही है। एक बार तो ननद की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई और मुझे उसकी हालत देखकर डर लगने लगा था। ऐसे लगा जैसे अब उसका आखिरी दिन आ गया हो। जल्दी से वही डॉक्टर भागा हुआ चला आता और इंजेक्शन लगा देता और डांटते हुए बोलता था, उसे समझाता था कि अब तुम अपनी भाभी से ये काम करवाओ, खुद छोड़ दो, तुम सुनती क्यों नहीं हो। इस बीमारी में भी मेरी ननद ने उसका हाथ पकड़ रखा था, आंखों के इशारे से उसे मना कर रही थी, जैसे वह उसे कुछ बताने से मना कर रही हो। मैं ये देखकर बहुत उलझ सी गई थी और परेशानी में पड़ गई थी। क्या बात है कि ये सब मिलकर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। मेरे पति डॉक्टर से बहुत धीरे धीरे आवाज़ में कहा कि अभी उसे ये सब बताने का सही मौका नहीं है। तुम मेरी पत्नी के सामने बार बार ये बातें करके उसे शक में डाल रहे हो। मगर उसने ये बड़ी धीरे आवाज़ में कहा था, मगर मेरे कान तो बराबर उनकी तरफ ही लगे हुए थे, इसलिए मैंने ये सब सुन लिया था। डॉक्टर के जाने के बाद मेरा पति काजल के कमरे में ही था। मैं थोड़ी देर के बाद बुलाने आई तो मेरी ननद की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वह कहने लगी, भाई मेरा ख्याल है कि डॉक्टर ठीक ही कह रहा था कि अब हमें टाइम आ गया है कि उससे ये सब कुछ करवाया जाए। और ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई थी। भला मैं दाई का काम कैसे कर सकती हूँ, और ये काम तो मेरी ननद को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा पति अच्छा खासा कमाता भी था। मेरा ये ख्याल था सिर्फ पैसों के लिए मेरी ननद को ये काम नहीं करना चाहिए। और अब डॉक्टर ने एक नई बात उनके दिमाग में डाल दी थी कि वे अपना काम मुझे सिखा दे, और मेरी ननद भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं प्रार्थना करने लगी कहीं मेरा पति भी उन दोनों के कहने में ना आ जाए। अब तो हर जगह पर ये काम डॉक्टर ही करा करते थे। मुझे ये काम सीखने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने सोच लिया कि जब मेरा पति मुझसे ये बात करेगा तो मैं उसको साफ साफ मना कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद ही मुझे मेरी बहन की कॉल आई। वह कहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ अस्पताल में चलो। मैं अपने पति से परमिशन लेकर मायके आ गई और अपने बहन के साथ एक गवर्नमेंट अस्पताल में चली गई।
भांजे को डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद जैसे ही हम दवाइयाँ लेने स्टोर में आए तो मैं चौंक गई। मुझे जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेडिकल स्टोर में जो आदमी दवाइयाँ दे रहा था वह वही था जो डॉक्टर बनकर हमारे घर पर आता था, मेरी ननद को इंजेक्शन लगाता था। यहाँ पर क्या कर रहा था? ये डॉक्टर था। अगर ये डॉक्टर नहीं था तो फिर इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि हम लोगों को धोखे दे रहा था। ये सब कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में मालूम करना चाहिए। मैं बिल बनवाने वाले आदमी के पास आई और उस आदमी के तरफ इशारा करके पूछा कि ये यहाँ आपके पास कब से काम कर रहा है? ये तो डॉक्टर है ना, तो उसका यहाँ पर क्या काम है? वह आदमी कहने लगा, मैडम जी, ये आपको कहाँ से डॉक्टर नज़र आ रहा है? हाँ, कुछ साल पहले उसने वार्ड बॉय का काम भी किया था। अब काफ़ी साल से ये काम हमारे यहाँ पर ही कर रहा है। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई थी। एक बात तो साफ हो गई थी कि ये डॉक्टर के रूप में हम सबको ही धोखे दे रहा था। मैं अपने घर आ गई और सोचा कि मुझे अपने पति से बात करके उसकी असलियत बता देनी चाहिए। मैंने सोचा कि रात के टाइम जब वह काम से आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी, मगर वे तो घर पर थे ही नहीं। मैं उसे देखकर हैरान हुई थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने जब उन्हें कॉल करके अपनी बहन के साथ डॉक्टर के यहाँ पर चलने को कहा था तो उसने मुझे ज़रूरी काम कहकर टाल दिया था। और वह घर पर क्या कर रहा था? काजल ने बताया कि असल में मुझे एक इमरजेंसी केस के बारे में जाना था, इसलिए मैंने उसे कॉल करके बुलाया था। मेरा पति कहने लगा कि काजल, मेरा ख्याल है काजल, अब तुम्हें ये काम नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा और उसे सारा काम समझा दूंगी। आखिर हम इसीलिए तो वापस आए थे। मैं परेशान हो गई और मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दाई तो नहीं हूँ जो बच्चे पैदा करवाऊंगी। आप काजल को ही ले जाइए। वह कहने लगा, आज तुम्हें इस राज का भी तो पता चल जाएगा। मेरी बहन क्या काम करती है। एक बात तुम जान लो, जिस काम के बारे में हमने तुम्हें बताया था काजल क्या काम करती है, और काजल का काम कुछ अलग सा है। उस काम में ढेरों पैसे मिलते हैं, तो इसलिए अब हम काजल की शादी करेंगे तो हमें काजल का काम संभालना होगा। मैं डर गई थी। मैं बिल्कुल भी इस काम के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी, मगर मुझे अपने साथ वे लोग अजीब सी जगह पर ले आए। मैं बार बार उनसे पूछ रही थी वह मुझे कुछ बता दे, लेकिन वह कहने लगा, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसे आने दो। थोड़ी देर के बाद एक अच्छा खासा अमीर नज़र आने वाला आदमी वहाँ आ गया। उसके हाथ में एक सूटकेस था। जब उसने हम दोनों के सामने खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें बहुत सारे पैसे थे और एक लेडीज़ की तस्वीर भी थी। मेरे पति को कहने लगा, गाड़ी और दो औरतें यहीं पर मौजूद हैं। जब काम कर लो तो उनको साथ में ले जाना और फिर वापस भेज देना। ये सब क्या कह रहा था? मैं तो चकरा कर रह गई थी। वह चला गया तो मेरा पति मुझे एक बहुत बड़े अस्पताल के बेसमेंट में ले आया। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। आखिर ये करना क्या चाह रहा था? थोड़ी देर के बाद मेरी ननद भी वहीं पर आ गई। मेरा पति उससे कहने लगा, काजल, मैं जा रहा हूँ, अब काम आपका है। उसे कैसे ट्रेनिंग देनी है, इस काम के लिए कैसे तैयार करना है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। इस काम की क्या नौबत आ गई थी। मेरी ननद उसे कहने लगी, नहीं, आज ये काम मुझे करना होगा क्योंकि ये काम बहुत ही रिस्की है। तुम उसे ले जाओ, फ़िलहाल वापस चली जाओ, मैं अपना काम पूरा करके घर आ जाऊंगी। मेरा पति मुझे कहने लगा, तुम ऐसा करो, घर वापस चली जाओ, मैं इधर काजल के पास ही रुकूंगा। हो सकता है मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। मैं तो वहाँ से जान छुड़ाकर भाग आई और सारे रास्ते सोचने लगी, आखिर वे दोनों ऐसा क्या खास काम कर रहे थे जिसके इसलिए उन्हें इतने सारे पैसे दिए जा रहे थे। मुझे शुरू दिन से ही इन दोनों का ये काम मुझे बहुत शक में डाल गया था। मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई काम का हिस्सा नहीं बन सकती थी। अभी मैं रास्ते में ही थी कि अचानक मुझे कॉल आया कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना तो चाहिए कि वे दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे उन्होंने क्यों भेज दिया? मैंने रिक्शे वाले को वापस मोड़ने को कहा था। उसी जगह थोड़ी दूर ही पर उतर गई और पैदल चोरी चोरी वहाँ पर जाने लगी। मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सा देखने को मिला था। मेरी ननद के साथ जो वे दो औरतें थी ना, न जाने मुर्दा घर के कचरे में क्या ढूंढ रही थी, और मेरी ननद उन सभी मुर्दा घर के कबाड़ को खोल खोल कर चेक कर रही थी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से मैं भी काँप रही थी और मेरी ननद की भी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और मेरी ननद ने अपने आप को पूरा सील पैक कर रखा था, तभी मेरी ननद की हालत बहुत ख़राब थी और मुझे थोड़ी दूरी पर इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं एक पिलर के पास आई और वहाँ से मैंने सब कुछ साफ साफ देखा और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरी ननद छोटे बच्चे, जिसने शायद अभी 2-3 घंटे पहले ही जन्म लिया हो, उनको ज़ोर ज़ोर से थपकियाँ मार रही थी और इंजेक्शन लगा रही थी।
शायद वह बच्चे मशीन में थे और वो मशीन गर्म थी, शायद वह ऑक्सीजन वाली मशीन थी। मेरे सर पर आसमान तो तब टूटा जब मैंने देखा मेरी ननद बच्चे को उठा रही थी। वह सभी के सभी लड़कियां थी। अब मेरे समझ में तो कुछ कुछ आ ही गया था। शायद इन बच्चों की वजह से ही वह इतने सारे पैसे कमा रहे थे। 3-4 घंटे बराबर काम करने के बाद वहाँ से उठ गई और उसकी गाड़ी में चली गई, जो वहाँ से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद बाहर निकली तो उसने कपड़े बदले हुए थे और उसने अपने भाई के कपड़े पहने हुए थे। उसने अपने कपड़े उतार कर मेरे पति के तरफ बढ़ा दिए थे और उसको कहा कि ये कपड़े तुम बदल कर वापस घर चले जाओ, मैं कुछ देर के बाद आऊँगी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वहीं दोनों औरतें जो वहाँ कचरे में कुछ ढूंढ रही थी, मेरी ननद को सहारा देकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। मेरा पति अपनी बहन के कपड़े पहनकर घर की तरफ चला गया, मगर मैं अपनी ननद के पीछे ही रहना चाहती थी ताकि देख सकूं कितनी देर वह यहाँ पर क्या करती है। मेरे पति के जाने के बाद कुछ देर के बाद वही आदमी आया था जो थोड़ी देर पहले पैसों का सूटकेस लेकर आया था। उसके आते ही मेरी ननद ने उसे कुछ बच्चे पकड़ा दिए और उसको समझाने लगी इस बच्चे की कैसे देखभाल करनी है। उसकी सांस बुरी तरह से खराब हो रही थी। जल्दी ही दोनों औरतों ने उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं समझ गई थी अब ये गाड़ी घर की तरफ जाएगी। मैं भी जल्दी से वहाँ से हट गई और रिक्शा करके अब घर पहुँची तो दोनों भाई बहन इंतज़ार कर रहे थे। वह डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था। मेरा पति देखते ही मुझसे पूछने लगा, तुम क्या कर रही थी और कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा कि मैं वहीं थी और मैं वहीं छुपकर सब कुछ देख रही थी। तुम लोगों का क्या काम धंधा है और तुम लोग यहाँ क्या करते हो? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। एक पल तो मेरा पति घबरा गया था और काजल भी, लेकिन हंसते हुए कहने लगी, चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया है। वैसे भी हम तुम्हें ये काम तो सिखाना ही चाहते थे। तुमने ही काजल की जगह संभाल ली थी उसकी शादी के बाद। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं करूँगी, ना ही मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, बल्कि ये सब गलत है और एक गैर कानूनी काम है और ये बहुत बड़ी चोरी है। तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मेरा पति कहने लगा, गलत है और गैर कानूनी काम है और जुर्म भी है, लेकिन इसी काम करने के लिए तो इतने सारे पैसे मिलते हैं और किसी का भला हो जाता है, तो इस काम में बुराई क्या है? मैंने कहा कि हाँ, बहुत लोग ऐसे काम करते होंगे, मगर ये काम बिल्कुल भी इंसानियत वाला नहीं है और वह भी बच्चों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे पति ने चौंक कर मुझे देखा था और अपनी बहन को कहने लगा, लगता है ये ज़रूरत से ज़्यादा ही छानबीन कर गई है, उसका कुछ तो करना होगा। उस पर आवाज़ आई कि उसका नहीं, आप लोगों का कुछ करना होगा। पुलिस आ चुकी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले उन्हें कॉल कर दी थी। शक तो मुझे उन दोनों पर काफ़ी दिनों से हो रहा था, मगर आज अपनी आंखों से देखकर मैं ये जान गई थी कि ये मामूली काम नहीं है। ये पूरे महीने वाले ऑपरेशन के बच्चे चोरियां करते थे, जो नाजायज़ संबंध के द्वारा जो बच्चे पेट में पल जाते थे, उनके माता पिता उस बच्चे का ऑपरेशन करवा देते थे और वह बच्चा जिंदा भी होता था। कई बच्चे मुर्दा भी होते थे। मुर्दा बच्चों के तो कई अंगों की चोरियां करते थे, जैसे कि आँख हो गया, और कई अंगों की चोरियां भी किया करते थे और जिंदा बच्चों को भी चुराया करते थे और बेचा करते थे। मेरी ननद एक दाई थी तो इस काम को बखूबी जानती थी और वे दो औरतें उस अस्पताल की नर्स थीं जो कि उनको खबर देती थी कि बच्चे कितने इकट्ठे हो गए हैं और उनको बेचा करते थे। और ये सब काम करने के बाद उसकी खुद भी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर वह अपने कपड़े उतार कर अपने भाई को दे देती थी ताकि पहन ले, ताकि उसके भाई को वहाँ कोई पहचान ना ले। इसलिए वह अपनी बहन के कपड़े पहनकर वहाँ से निकल आता था। किसी को शक भी नहीं होता था। वह जब घर आती थी तो उसके शरीर के तापमान को देखकर वह डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता था, जिससे ये सुबह एकदम ठीक हो जाती थी। और वह ताकत का इंजेक्शन लगा देता था जिससे उसको बहुत आराम मिलता था और सो जाती थी। वही आदमी उनके लिए वह क्लाइंट ढूंढ कर लाता था। उन तीनों का मंसूबा यही था, वो मुझे अपनी जगह सब दिखा देंगे और मैं अपनी ननद का काम संभालूंगी। आज मैंने दोपहर में जिस आदमी के साथ उसकी डील हुई थी, मैंने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। वह मासूम लड़कियों को ले जाकर कोठी पर भी बेचते थे। मैंने वापस आते हुए इस घटना के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया था। यही वजह थी कि मेरे घर आते ही पुलिस भी आ गई थी। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आज वे लोग जेल में हैं और मैं डिवोर्स लेकर अपने माँ बाप के घर में हूँ। मगर मुझे खुशी है, मैंने गलत का साथ नहीं दिया, वही किया जो ठीक था। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।